स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रणधीर सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं यूपीएससी सीएससी स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हो रहे फ्लड्स की न्यूज आपने तो सुनी होगी, लेकिन न्यूज से भी मेरे दोस्तों भयानक जो है सीन आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है। अभी तक 36 लोगों की मौत जो है उसको कंफर्म किया गया दैट 36 पीपल हैव बीन डाइड बिकॉज ऑफ व्हाट दिस हेवी फ्लड्स एंड मेनी आर मिसिंग। मेनी असम की 19 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो इससे इंपैक्ट हुई हैं। खास करके असम की जो आपका कचर डिस्ट्रिक्ट है उसमेमें सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। और कौन सी ऐसी सिटी जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, दैट इज गुवाहाटी। 3,64,000 पीपल इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स दे आर इंपैक्टेड बाय दिस फ्लड। पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में रेड अलर्ट है कि आने वाले 24 घंटे में बहुत भयानक बारिश हो सकती है। और खास करके जो वार्निंग जिन स्टेट्स को मिली है दैट इज असम एंड त्रिपुरा। मेरे से आप बड़ी बार देखते हो कि असम में हमेशा जो है फ्लड्स आते हैं, लेकिन इस बार फ्लड की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी। तो ये आज जो वीडियो है ना, ये आपका यूपीएससी के कौन से टॉपिक है, दैट इज जीएस पेपर 3, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट। सबसे छोटा कंपोनेंट यूपीएससी का, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, सबसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन डीएम से होते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट से होते हैं, कि कैसे हम डिजास्टर्स के लिए प्री प्रिपेयर्डनेस, पोस्ट प्रिपेयर्डनेस, क्या कॉशनरी हमें मेजर्स लेने चाहिए, एनडीएमए क्या है, वो सारा इसमें हम डिस्कस करेंगे। आज हम सबसे पहले जानेंगे कि रीजंस क्या हैं, क्या कारण है। और रीजंस में हमें पता चलेगा 2 कारण है, एक नेचुरल है, राइट, एक मैन मेड है। लेकिन आप मुझे पूछेंगे कि सर सबसे ज्यादा कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो आई विल टेल यू दैट 80% डैमेज व्हिच इज डन इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इन दीज डेज इज बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट योर ह्यूमन मेड फैक्टर्स, राइट। तो चलिए मेरे दोस्तों, आप स्टेटमेंट देख रहे होंगे, रिवर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल। अब अगर ये रिवर देखें आप, इस रिवर का नाम क्या है, इस रिवर का नाम है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर, उसकी ट्रिब्यूटरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कियोस, ठीक है। जैसे मेरे दोस्तों बूढ़ी दिहिंग, धनसरी, कोपिली, इन सब रिवर से मेरे दोस्तों आपका कियोस क्रिएट किया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। अभी 36 मौतें हुई हैं, पता नहीं आगे आपको कितने लापता हैं, शायद कितनों की डेड बॉडी मिले बिना। लेकिन ब्रह्मपुत्र हमेशा न्यूज पे होती है। देखो, इसमें आपको थोड़ा समझना है कि ब्रह्मपुत्र जब असम में पहुंचती है ना, तो ब्रह्मपुत्र जब अरुणाचल प्रदेश में है, तो अरुणाचल प्रदेश में माउंटेन्स ऐसे हैं मेरे दोस्तों, ऐसे स्टीप माउंटेन्स है, राइट। और एकदम से मेरे दोस्तों आपका फिर असम स्टार्ट हो जाता है, असम इज ऑलमोस्ट प्लेन। अब अगर आपको मैं बताऊं कि जो यहां पे हिमालयस मिलते हैं उनको हम ईस्टर्न हिमालयस बोलते हैं। ईस्टर्न हिमालयस आर वेरी नैरो, दे आर वेरी स्टीप, बहुत नैरो है, बहुत स्टीप है। और आप सोचिए कि एक स्लोप ये है, एक स्लोप मैंने ये बनाई, एक स्लोप मैंने ये बनाई, ठीक है, एक राइट हैंड वाली मेरी स्लोप, एक लेफ्ट हैंड वाली। दोनों में स्लोप में अगर पानी फेंकोगे, पानी कहां तेज जाएगा, पानी यहां तेज जाएगा, क्योंकि स्लोप क्या बहुत स्टीप है। लेकिन आप सोचिए, इस स्टीप स्लोप से जब नदी नीचे की तरफ आ रही है, राइट, और उसकी स्पीड जो बढ़ी है वो किस कारण बढ़ी है मेरे दोस्तों, आपकी स्लोप की वजह से। अब जैसे ही यहां पे फुटहिल्स में स्लोप ब्रेक हो रहा है, क्या हो रहा है, स्लोप ब्रेक हो रहा है, तो नदी की वेलोसिटी जो है वो एकदम से कम होगी। अब जब नदी की स्पीड इतनी ज्यादा है तो यहां पे वो मटेरियल बहुत ज्यादा अपने साथ लेके आती है। मटेरियल क्या मेरे दोस्तों, आपके रॉक्स, डेब्रिस, क्या रॉक, डेब्रिस, सैंड, ये सब अपने साथ लेके आती है। क्यों, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। यहां पे उसकी इरोजन पावर जो है वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत भयंकर इरोजन करती है। बट यहां जब पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी एब्रप्टली मेरे दोस्तों आपकी क्या होती है, डिक्लाइन होती है, डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से अब ये यहां पे इरोजन नहीं करती, ये यहां पे क्या करती है, डेपोजिशन करती है। क्या करती है, डेपोजिशन। जब ये डेपोजिशन करती है, स्पीड कम, अपने ही मटेरियल को डिपॉजिट करके, इसमें इतनी ताकत नहीं होती कि उसको साइड करके ये निकल पाए। तो नदी जो है मेरे दोस्तों आपकी, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी अपने ही मटेरियल की वजह से वो क्या हो जाती है, अपने ही मटेरियल के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वो फैल जाती है, वो फैलती है। ऐसे टूट के ऐसे आएगी, ऐसे टूट के ऐसे आएगी, ऐसे 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 टूट के ऐसे आएगी, राइट, बिखर जाएगी, ऐसे ऐसे आएगी, ऐसे।
ये ऐसी नदियों को हम क्या बोलते हैं? ऐसी नदियों को हम बोलते हैं ब्रेडिड। क्या बोलते हैं? ब्रेडिड रिवर। और मेरे दोस्तों आप देखिए, ये जो जगह है, ये जो जगह, ये क्या है मेरे दोस्तों? ये वही मटेरियल है जिसने क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्रा को मेरे दोस्तों आपका तोड़ दिया। और ये क्या है? ये लैंड है। ये क्या है? ये लैंड है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? रिवराइन आइलैंड। रिवराइन आइलैंड क्या बोलते हैं? रिवराइन आइलैंड। उनमें से एक आइलैंड अगर आपको पता हो, जो सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, उसका नाम है माजुली, जो अब डिस्ट्रिक्ट भी है। तो मुझे बताओ, जब अगर पीछे से पानी बहुत ज्यादा आया, यानी कि यहां पे अगर मेरे दोस्तों बारिशें बहुत खतरनाक हो गई, तो इसका क्या पानी बढ़ेगा? इसका वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। जब वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ेगा तो क्या इरोसिव कैपेसिटी इसकी बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। तो क्या डिपोजिशन कैपेसिटी बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। तो मेरे दोस्तों नदी जो है मेरे दोस्तों क्या करती है, आपने किनारे से टूट के यहां से बीच से बहना स्टार्ट हो जाती है। तो आ गया फ्लड, आ गया फ्लड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ब्रह्मपुत्रा इसलिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। ब्रेडिड का मतलब क्या होता है बच्चा? ब्रेडिड का मतलब होता है, आपने लड़की की चोटी देखी होगी ना, जो लड़कियां बाल बनाती हैं, चोटी बनाती है। चोटी कैसे बनी होती है? ऐसे होती है। अगर आपने देखा हो ध्यान से, ऐसे चोटी बनी होती है, इजंट इट? बस मेरे दोस्तों, नदी ब्रेडिड उसको क्या बोलेंगे? जो सेपरेट हो वापस जोड़े, सेपरेट हो वापस जोड़े, सेपरेट हो वापस जोड़े, इसी को बोलते हैं ब्रेडिड रिवर। द मोस्ट ब्रेडिड रिवर इन इंडिया इज ब्रह्मपुत्रा। और यही, और ब्रेडिड क्यों है? ये अलग हो रही है, जुड़ रही है, अलग हो रही है, जुड़ रही है। क्यों? क्योंकि इसी के मटेरियल की वजह से ये सबसे बड़ा कारण है फ्लड आने का, और पीछे बारिश हो जाए। अब मेरे दोस्तों हम जानते हैं कि हुआ क्या है। अब आप सबको पता है कि जब हम इन्वायरमेंट पढ़ते हैं, तो इन्वायरमेंट में हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है क्या? क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में हम क्या कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है UNFCCC, राइट? इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस, क्या? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑन व्हाट? योर क्लाइमेट चेंज। इसका काम क्या है? इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? कब बनी थी? 1992 में। देखो आपको मैं कितनी डीप इंसाइट प्रोवाइड कर रहा हूं। ये 1992 में बनी थी। UNFCCC का काम क्या है कि ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस को क्या करना? रिड्यूस करना। क्या करना? रिड्यूस करना। क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ग्रीन हाउस गैसेज में कौन हो गया आपका? कार्बन डाइऑक्साइड होगा, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। These are the gases which are responsible for making our globe or increasing the average temperature of our globe. और अगर एवरेज टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री सेल्सियस तक क्रॉस हुआ मेरे दोस्तों, या 2 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, या 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गया, तो आपको बहुत कैटास्ट्रॉफिक इवेंट देखने को मिल गए। कहीं पे बहुत भारी बारिश हो सकती है, कहीं पे सूखा पड़ सकता है, कहीं पे जंगलों में आग लग सकती है। वही तो हो रहा है, वही तो हो रहा है। अब इसने 1.5 डिग्री सेल्सियस का थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लिया। यहां पे अगर इस पे कोई दिक्कत होगी तो मुझे अलग से वीडियो बोलना कमेंट सेक्शन में, मैं अलग से इसके लिए वीडियो लेके आऊंगा। अब मेरे दोस्तों हो क्या रहा है कि लास्ट 24 आवर्स में इतनी एक्सेसिव रेनफॉल कभी नहीं देखी गई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो अभी हुई है। बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत भयंकर रेनफॉल हुई। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जो है ग्लोब का बदल चुका है। अगर 1 डिग्री सेल्सियस भी आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना, तो एयर में मॉइस्चर का प्रेजेंस कितना बढ़ेगा? 60% जो है मॉइस्चर, यानी कि वाटर वेपर एयर में बढ़ जाएगा। वाटर वेपर ही तो सोर्स है मेरे दोस्तों आपका, किसका? आपका क्लाउड्स का। जब देयर आर मोर वाटर वेपर यू विल सी इंटेंस रेनफॉल। यही तो हुआ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ग्लोबल वार्मिंग के कारण मेरे दोस्तों। आपका क्या 60% इंक्रीज था किसमें? मॉइस्चर में, एयर में। और उसे शॉर्ट ड्यूरेशन में पूरी तरीके से भयंकर तरीके से बारिश करवा दी। दूसरी बात आपको समझना है कि बे ऑफ बंगाल इज एनक्लोज्ड सी। ये क्या है? एनक्लोज्ड वाटर बॉडी है। एनक्लोज्ड वाटर बॉडी का जब मैं नाम लेता हूं मेरे दोस्तों, इसका मतलब क्या है? ये मैक्सिमम लैंड से घिरी हुई है और इसका साइज भी छोटा है। क्या? इसका साइज भी छोटा है। और मेरे दोस्तों ये इसकी डेप्थ भी कम है, राइट? डेप्थ भी कम है। अब आप समझिए कि मैंने क्या किया है, 2 बकेट्स लिए हुए हैं। क्या लिए हुए हैं? आपके 2 बकेट्स लिए हुए हैं, ठीक है? एक बकेट में पानी इतना है, इतना पानी है, राइट? एक बकेट में इतना पानी है। तो मुझे बताओ, दोनों पे सूरज की रोशनी पड़ रही है, दोनों पे सूरज की रोशनी पड़ रही है मेरे दोस्तों।
कौन जल्दी गर्म होगा? ऑब्वियसली जिसका पानी कम है। बे ऑफ बंगाल इज लाइक दिस। अब बे ऑफ बंगाल का सी सरफेस टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, राइट? सी सरफेस टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण क्या है मेरे दोस्तों, वहां पे इंटेंस लो प्रेशर बन रहा है। जब सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ेगा मेरे दोस्तों, तो उतनी ही ज्यादा इवेपोरेशन होगी। क्या होगी? उतनी ही ज्यादा इवेपोरेशन होगी, और जितनी इवेपोरेशन होगी एयर में उतना मॉइस्चर मिलेगा। अब दिस इज लैंड। लैंड मेरे दोस्तों ये काम करता है किसका? सक्शन का। सक्शन का मतलब क्या हो गया कि लैंड की स्पेसिफिक हीट कम होती है, यानी कि लैंड बहुत जल्दी गर्म होता है इन कंपैरिजन टू व्हाट योर वाटर बॉडी, जिसकी वजह से यहां पे इंटेंस लो प्रेशर बनता है। जब इंटेंस लो प्रेशर बनता है तो ये क्या करता है मेरे दोस्तों, आपका एयर मॉइस्चर को या वार्म मॉइस्ट एयर को अपनी तरफ अंदर खींचेगा। क्या करेगा? अपनी तरफ अंदर खींचेगा। अब जब ये वार्म मॉइस्ट एयर बहुत तेजी से बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन प्रेशर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एंटर करती है, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में दिक्कत क्या है मेरे दोस्तों? वहां पे दिक्कत है कि माउंटेन्स आर वेरी स्टीप। माउंटेन्स आर वेरी स्टीप, दे आर वेरी व्हाट, उनकी हाइट बहुत ज्यादा है और माउंटेन्स बहुत स्टीप है। जैसे ही माउंटेन के एक फेज में वो टकराती है हवा, क्या हवा टकराती है? मॉइस्चर वाली हवा, वो एब्रप्टली मेरे दोस्तों आपकी राइज करती है। और हवा जितनी वर्टिकल, देखो जितना स्टीप माउंटेन होगा ना, अगर माउंटेन ऐसे है, मैं दो माउंटेन आपको दिखा रहा हूं। एक है मेरे दोस्तों माउंटेन ये जिसका जेंटल स्लोप है, ये जेंटल स्लोप है। एक माउंटेन है जो ऐसे स्टीप है। अब दोनों के साथ क्या कर रही है? आपकी मॉइस्चर लेडन विंड जो है वो टकरा रही है। यहां पे हवा जो है आप देखो वर्टिकली और ऊपर जाएगी, इजंट इट, बिकॉज ऑफ द स्लोप ऑफ द माउंटेन। लेकिन यहां पे हवा बिल्कुल सीधा ऊपर नहीं जाएगी, वो ऑब्लिकली जाएगी ऊपर, राइट? तो इसका मेरे दोस्तों आपका राइज करने का जो आपकी स्पीड है ना, कम होती है। इसकी वजह से यहां पे जो रेनफॉल है दैट विल बी मॉडरेट। रेनफॉल इतनी इंटेंस नहीं होगी, लेकिन यहां पे ऑलमोस्ट एयर जो है वर्टिकल, जितनी वार्म मॉइस्ट एयर वर्टिकली सीधे ऊपर जाएगी ना, उतने वो भयानक क्या करती है? आपकी बारिश करवाती है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में माउंटेन बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप सोचिए, एक तो हुआ सक्शन का काम, राइट? ये सी सरफेस टेम्परेचर ज्यादा था, यहां पे इवेपोरेशन बहुत ज्यादा हुई, एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है। यहां पे मेरे दोस्तों लैंड बहुत ज्यादा गर्म होने के कारण ये क्या करती है? मॉइस्चर लेडन विंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब जब मॉइस्चर लेडन विंड अंदर एंटर करती है तो आगे उनका सामना किससे होता है मेरे दोस्तों? आपका स्टीप माउंटेन से, जिसकी वजह से भयानक बारिश होती है, भयानक फ्लडिंग होती है। मेरी बात क्लियर हो गई? समझ गए? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम यहां पे? दूसरी बात, अर्बन हीट आइलैंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्बन हीट आइलैंड? हम इसको डीएम में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट में भी इसको बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। आजकल हमने क्या कर दिया है मेरे दोस्तों? सिटीज बनाना स्टार्ट कर दिए। सिटीज में हम बना रहे हैं बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी, हम क्या कर रहे हैं? बिल्डिंग्स टॉल, वर्टिकल, है ना? आपकी क्या बन रही है? बिल्डिंग्स बन रही है। उनमें क्या लगा दिए हमने? ग्लासेस लगा दिए हैं। ग्लासेस किसकी तरह काम करते हैं? ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करते हैं, राइट? वो सूरज की रोशनी को आने तो देंगे बट जाने नहीं देंगे। दूसरी बात सुनना मेरे दोस्तों, दूसरी बात, इन बिल्डिंग्स को बनाने के लिए सारे जंगलों को क्या कर दिया जाता है? जंगलों को काट दिया जाता है, ठीक है? जंगल क्या कर दिए? काट दिए। यहां पे एस्फाल्ट जो है उससे क्या करते हैं? आपकी रोड बनाते हैं। एस्फाल्ट क्या है? वो जो आप देखते हैं ब्लैक टॉपिंग की होती है, किसकी? रोड की, है ना? रोड की जो ब्लैक टॉपिंग की होती है। ब्लैक कलर क्या करता है मेरे दोस्तों? आपका और हीट जो है वो एब्जॉर्ब करेगा। और दूसरा, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए जो ग्राउंड सरफेस है उसको पूरी तरीके से क्या बना दिया जाता है? आपका कंक्रीट। क्या बना दिया जाता है? कंक्रीट। एक मिनट रुकिएगा, उसको क्या बना दिया जाता है? आपका कंक्रीट बना दिया जाता है। मतलब वेरी हार्ड सरफेस, नो वेजिटेशन, कोई जंगल नहीं, सारे वेटलैंड गायब कर दिए। अब मेरे दोस्तों इसकी वजह से क्या होता है? दिस एरिया, this city will absorb more heat than normal because of this man-made structure। और इसका इन कंपैरिजन टू इट्स पेरिफेरल एरिया, जो मतलब गांव वाला एरिया होगा, इसका टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होता है। ऐसे मेरे दोस्तों आपकी जगहों को क्या बोलते हैं? अर्बन हीट आइलैंड। किसने बनाया? भगवान ने? नहीं,
किसने बनाया मेरे दोस्तों? हमने। अब गुवाहाटी में अगर इतना नुकसान हुआ है, इस बार मुंबई में जो इतना नुकसान हुआ है, गुवाहाटी में इतना जो नुकसान हुआ है, वो किसकी वजह से है मेरे दोस्तों? मैन मेड स्ट्रक्चर की वजह से। इसलिए मेरे दोस्तों अब सरफेस जब बहुत ज्यादा गर्म होगी तो यहां पे एयर बहुत भयंकर तरीके से वर्टिकली क्या करती है? आपकी राइज करती है, और जितनी वर्टिकली राइज करेगी उतना भयानक बारिश होगी। अब जब बारिश हुई तो मेरे दोस्तों बारिश जो है वो आपका ग्राउंड सरफेस के अंदर जा ही नहीं पा रही, पर्कुलेट ही नहीं कर पा रही। क्यों? कंक्रीट है। अब मुझे एक बात बताओ, सीमेंट के फर्श में, राइट, मार्बल के फ्लोर में अगर आप पानी डालेंगे, क्या वो मार्बल को चीरता हुआ अंदर जाएगा? नहीं। लेकिन वहीं पे अगर आप मिट्टी के फ्लोर में क्या करेंगे? पानी डालेंगे तो पानी इजीली क्या हो जाएगा? आपका गायब हो जाएगा। अब यहां पे रन ऑफ बहुत बढ़ जाता है। जहां पे अगर ये मिट्टी का सरफेस होता तो पानी 5 मिनट की रेनफॉल भी यहां पे फ्लड ना लाती। लेकिन अब होता क्या, जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, जितने भी स्मार्ट सिटीज हैं जहां पे कॉन्क्रीटाइजेशन बहुत ज्यादा की जा रही है, 5 मिनट की वहां पे रेनफॉल होती है तो आपको क्या देखने को मिलता है? वाटर लॉगिंग। क्यों? क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम में प्रॉपर नहीं है, कॉन्क्रीटाइजेशन कर दिया। क्लियर हुआ? समझ गए मेरे दोस्तों? यहां पे कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? दूसरी बात, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो वैली है ना, जो घाटी हैं, दे आर वेरी स्टीप। अब आप देखिए यहां पे कितनी स्टीप जगह से आपकी नदी जो है फ्लो करके आ रही है, कितनी स्टीप जगह से नदी फ्लो करके आ रही है। मैंने आपको क्या बोला? एक ऐसे स्लोप में जब नदी निकलेगी तो उसमें अगर पानी बहुत ज्यादा होगा तो आप सोचो वो अपने साथ कितना मलबा लेके आएगी, कितनी मिट्टी अपने साथ लेके आएगी। टोपोग्राफी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को बहुत वल्नरेबल बनाती है। जैसे बारक नदी मेरे दोस्तों वो इतनी गहरी गहरी खाई से आपकी बह के आती है ना, वो क्या करती है? फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड्स बहुत बहुत रैपिड है। ये अरुणाचल प्रदेश से मैंने आपको क्या बोला था? अभी शुरू में मैंने आपको बताया कि अरुणाचल प्रदेश से ये जब अरुणाचल प्रदेश जब रिवर डिसेंड करके आती है तो भयंकर क्या करती है? वो असम में और त्रिपुरा में रेनफॉल करवाती है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। दूसरी बात मेरे दोस्तों, मैन मेड स्ट्रक्चर। देखो ये है नदी जा रही है, राइट, ये है नदी के किनारे। ये क्या है आपके? ये है नदी के किनारे। ये है क्या? नदी के किनारे। अब नदी के किनारों के साथ वाला एरिया, ये वाला एरिया, दिस एरिया, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? आपका फ्लड प्लेन बोलते हैं। व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन क्या हो गया? फ्लड प्लेन आर दी एरियाज एडजेसेंट टू दी रिवर बैंक्स, जहां पे नदी तब फ्लो करती है जब उसका पानी बहुत ज्यादा हो जाए, यानी फ्लड के टाइम पे, तभी इसको बोला है फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन क्या हो गया? द लैंड एरिया एडजेसेंट टू द रिवर बैंक्स, राइट, जहां पे रिवर तब फ्लो करती है जब उसका वॉल्यूम, यानी कि उसमें भारी बारिश के कारण पानी ज्यादा आ जाए तो अपने किनारों को तोड़ के वहां पे आ जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, फ्लड प्लेन जोनिंग का मतलब क्या है? कि हमें यह ध्यान रखना है, अब हमें पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी बहुत खतरनाक है, बारक नदी बहुत खतरनाक है, तो इसके किनारों के पास जो है हम एस्टैब्लिशमेंट ना करें, हम सेटलमेंट ना करें। लोगों ने यहीं पे पास में क्या करी है? बिल्डिंग बनाई है, रिवर व्यू लेना है। अब ले लो रिवर व्यू, फिर उनको क्या लेना है? रिवर व्यू, तो ले लो रिवर व्यू। तो यहां पे फ्लड प्लेन जोनिंग का मतलब क्या है? कि रिस्ट्रिक्शन लगाना कि इन एरियाज में आप जो है ह्यूमन सेटलमेंट नहीं करोगे, इन एरियाज को ओपन रखिए। किसके लिए? प्लेग्राउंड के लिए। किसके लिए मेरे दोस्तों? आपका कैटल रियरिंग के लिए, ना कि यहां पे कंस्ट्रक्शन बनाइए। क्योंकि फ्लड अगर आया तो यहां पे बहुत हैवी लॉस होगा, और वहां से कितनी दूरी तक किस तरीके की कंस्ट्रक्शन हो सकती है, उसके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है। ये एनडीएमए की गाइडलाइन है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इनकी गाइडलाइन है कि आप लो लाइंग एरिया में इंपैक्ट को और भयानक ना होने देने के लिए क्या करें? यहां पे बिल्कुल भी कोई कंस्ट्रक्शन ना करें। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज वहां पे क्या कर रही है? फेल हो रही। अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि ये जो किनारे ना एम्बैंकमेंट, इनको स्ट्रेंथन किया जाए, इनको कंक्रीट बनाया जाए, ताकि नदी जो है इन किनारों को तोड़ के मेरे दोस्तों आपका ह्यूमन सेटलमेंट की तरफ ना आए। और दूसरी बात, मैंने आपको क्या बोला कि फ्लड क्यों आते हैं? कारण क्या फ्लड आने का? क्योंकि मिट्टी जो है वो बहुत ज्यादा डिपॉजिट हो जाती है, तो डीसिल्टिंग कीजिए ना, ड्रेजिंग ऑफ रिवर कीजिए। ड्रेजिंग ऑफ रिवर का मतलब क्या है? कि रिवर की डेप्थ को बढ़ाने के लिए जो मिट्टी की वजह से उसकी डेप्थ कम हो गई है, तभी वो फ्लड के टाइम पे बाहर निकल के आ जाती है। वो आप मिट्टी क्या करें? स्कूप करिए, निकालिए उसे बाहर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात मेरे दोस्तों, अगर आप समझोगे
क्या दूसरी बात समझोगे, आप यूज कीजिए क्या फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम। आप आजकल डॉपलर रेडार है मेरे दोस्तों, क्या है, डॉपलर रेडार सिस्टम है जो बहुत इमीडिएट और रियल टाइम पे आपको यह जानकारी दे देंगे कि यहां पे बहुत ही भयानक फ्लड आने वाला है, क्लाउड बस्ट होने वाला है, लैंडस्लाइड होने वाला है। आपको अभी याद है स्विट्जरलैंड में एक गांव जो है वो 90% गांव जो है वो डूब गया था, अंडर वॉट योर पूरा सैंड डेब्रिस वो एवलांच हुआ। 1 महीना पहले बता दिया था उनने कि यहां पे बहुत भयानक क्या हो सकता है, लैंडस्लाइड हो सकता है। और 15 दिन पहले जब उनको पता चला कि लैंडस्लाइड कभी भी हो सकता है तो उन्होंने क्या किया, लोकल लोगों को वहां से इवैक्यूएट करवा दिया। भैया लोकल लोगों को वहां से इवैक्यूएट करवा दिया, यही तो करना होता है वेदर फोरकास्टिंग का, यही तो फायदा है। अब जब आपको पता है कि नॉर्थर्न स्टेट बहुत वल्नरेबल है फ्लड प्लेन को लेके, फ्लड को लेके, क्लाउड बर्स्ट को लेके, लैंडस्लाइड्स को लेके, तो वहां पे डॉपलर रेडार सिस्टम इंस्टॉल होने चाहिए। जियोस्पेशियल एंड सैटेलाइट मॉनिटरिंग, क्या मतलब है, सैटेलाइट की मदद से आप क्या करें, डिटेक्ट करें, आप इसको रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। सैटेलाइट की मदद से आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि मैप बना सकते हैं, फ्लड जोन मैप की, कौन सा एरिया जो है ज्यादा वल्नरेबल, कौन सा एरिया कम रिस्क है, उसी के अकॉर्डिंगली आप पॉलिसी बनाओगे ना, उसी के अकॉर्डिंगली। कितने वेटलैंड्स में बदलाव आया, देखो वेटलैंड्स का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, फ्लड के टाइम पे ये पानी को एब्जॉर्ब करती है जिससे फ्लड का इंपैक्ट कम होगा। कितनी रिवर इंक्रोचमेंट का मतलब क्या, आप रिवर माइनिंग कर रहे हो वहां पे, उसको रोकना पड़ेगा। दूसरा, अनसाइंटिफिक मैनर में जो सिटीज तैयार की जा रही है ना, आप अब देखो ये है गुवाहाटी की रियल पिक्चर, और पीछे देखो नदी जा रही है ब्रह्मपुत्र, देख रहे हो उसकी विड्थ देखो। और जब फ्लड आएगा तो भाई ये एरिया तो बहुत वल्नरेबल है, बहुत वल्नरेबल है। तो क्या आप साइंटिफिक ड्रेनेज प्लानिंग फॉलो कर रहे हो जो चाइना करती है, जो मेरे दोस्तों आपका न्यू ऑर्लियंस सिटी है, कहां पे, यूएसए में, जो फ्लड के टाइम पे उसको बोलते हैं उन्होंने फ्लोट आइलैंड सिटी बनाई हुई है। जब भी बारिश होती है तो आराम से वो सिटी जो है वो एडजस्ट कर जाती है उस शॉक को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गुवाहाटी, सिलचर और अगरतला में, राइट, यहां पे प्रॉपर प्लानिंग के साथ कंस्ट्रक्शन की जाए, है ना। और उसके बाद एफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाओगे तो पेड़ पानी को एब्जॉर्ब करेगा, पेड़ सॉइल को जब होल्ड करके रखेगा तो सॉइल में पानी परकोलेट करेगा, जब सॉइल में पानी परकोलेट करेगा तो रिवर रन ऑफ जो है, रिवर का जो फ्लो है वो कम होगा। आप वहां पे वेटलैंड्स को रिजुविनेट करिए, फ्लड प्लेन्स को रिजुविनेट करिए, फ्लड प्लेन में स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए कि कोई भी कंस्ट्रक्शन ना हो। ये एरियाज विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग एक्सेस वाटर, अपने आप मेरे दोस्तों फ्लड रुकेगा। और दूसरा, एनडीएमए की गाइडलाइंस, कि कम्युनिटी को ट्रेन किया जाए, अगर कुछ ऐसा होता है कम्युनिटी को अवेयर किया जाए कि यहां पे कंस्ट्रक्शन ना करें, यहां पे का नुकसान होगा। कम्युनिटी को यह भी ट्रेन किया जाए कि कल को डिजास्टर आ जाता है तो कैसे आप अपने आप को सेफली इवैक्यूएट कर सकते हो, क्या तरीका होता है, कैसे अपनी सोसाइटी को बचा सकते हो। जो पंचायत है और लोकल अर्बन बॉडीज है उनको रेस्क्यू मिशन में इन्वॉल्व कीजिए, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कीजिए। जैसे अभी मॉक ड्रिल चल रहा था, तो जो एरियाज बहुत ज्यादा वल्नरेबल है वहां पे ऐसे ही मॉक ड्रिल हो, राइट, ऐसी सिचुएशन को क्रिएट किया जाए कि अगर ऐसा होता है तो आपको बचना कैसे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टेट में जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है उनको और स्ट्रेंथन किया जाए, उनको ट्रेन कीजिए कि अभी इंडियन एयरफोर्स क्या कर रही है, मेरे से इवैक्यूएट करवा रही है, तो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को इतनी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो इन लोगों को एयरलिफ्ट कैपेबिलिटीज जो हैं यूज करके उनको इवैक्यूएट कर पाए। मेरे दोस्तों ये था आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जो प्रॉब्लम है और जो सॉल्यूशन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत शानदार तरीके से समझ आई है, यहां पे आपको कोई डाउट नहीं है। अब इसके अलावा बार बार मैं बोलता हूं कि अगर यूपीएससी में सक्सेस पानी है तो देयर इज ओनली वन कोर्स, राइट, जिस पे आप रिलाय कर सकते हो, दैट इज व्हाट स्टडी IQ's लॉन्ग टर्म यानी P2I फाउंडेशन कोर्स। प्रतिज्ञा ए के नाम से हमने कोर्स को वापस लॉन्च कर दिया, क्योंकि जब भी हम कोर्स लॉन्च करते हैं तो इमीडिएटली एडमिशन क्लोज हो जाती है। नाउ अनदर बैच इज ओपन, 10th जून को ये स्टार्ट हो रहा है, राइट। इवनिंग बैच होगा 6 PM और मेरे दोस्तों ये चलेगा आपका लाइव बैच। क्या चलेगा? लाइव बैच। 1000+ आवर्स की आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। यहां पे पीआरपी क्या हो गया? प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम, यानी कि वंस यू विल एनरोल इन दिस कोर्स, उसके बाद मेरे दोस्तों आपको जो है वीकली और मंथली टेस्ट में बेहतरीन परफॉर्म करोगे तो आपको नेक्स्ट प्रीम या फिर होने से पहले 5-6 महीने पहले स्टडी IQ के ऑफलाइन सेंटर करोल बाग में बुलाया जाएगा।
100% स्कॉलरशिप में आपके प्रीलिम्स की तैयारी करवाई जाएगी। और बताइए क्या चाहिए। और अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया तो फुल फी जो है आपकी रिफंड होगी, फुल फी रिफंड होगी। और उसके अलावा आप एमआरपी के लिए अलग से एलिजिबल हो जाएंगे। मेंस रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम, फिर 100% स्कॉलरशिप में आपको करोल बाग सेंटर में मेंस की तैयारी करवाई जाएगी। यू विल बी एलिजिबल फॉर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम अंडर द सुपरविजन ऑफ योर रिटायर्ड IAS ऑफिसर हु सर्व्ड एट अ सेक्रेटरी पोजीशन। दे विल गाइड यू फॉर इंटरव्यू, दैट हाउ टू अपीयर इन इंटरव्यू। उसके अलावा मेरे दोस्तों आपको 18+ बुक्स जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। और हमारे मंथली टेस्ट में जो टॉपर होगा उसको 11,000 का कैश प्राइस मिलेगा। क्या 11,000 का कैश प्राइस? तो वेट किस बात की है? स्टडी IQ की वेबसाइट में जाइए, क्लिक कीजिए, वहां पे प्रतिज्ञा बैच में जाए। कोर्स को परचेज करने से पहले RDX लाइव कूपन कोड को यूज करना ना भूलें। यूज RDX लाइव कूपन कोड। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आई। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज सुरक्षित रहिए, खास करके नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लोग। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।